गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है। कहाँ हैं यार आज बाकी लोग? दो तीन लोगों को और आ जान दो। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया था, क्वेश्चन वगैरह बना लिए थे। आज इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम के चैप्टर का आखिरी टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, एंड दिस टॉपिक इज नथिंग बट PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सबसे पहली चीज समझो कि PERT है क्या, है ना। आपको याद होगा कि जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, जहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्रोजेक्ट जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट क्या था? प्रोबेबिलिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक
डिटर्मिनिस्टिक, दो टाइप का प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी के डेटा आपको नोन है, एक्टिविटी में लगने वाला समय, एक्टिविटी में लगने वाला रिसोर्स, ये सारी चीजें आपको पता है, एग्जैक्टली आप जानते हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटी में इतना समय लगेगा, तो उस प्रोजेक्ट में आप एक्टिविटी के नोन डेटा के हेल्प से काफी सारी चीजें एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा था कि अगर किसी ठेकेदार से आप अपना घर बनवाते हैं, तो वो ठेकेदार जो है वो ऑलरेडी आपके रिक्वायरमेंट का जो मकान है, आपके डायमेंशन का जो मकान है, वैसे कई मकान पहले बना चुका होगा। उसको पता होगा कि आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, आपके मकान बनने की प्रक्रिया में फाउंडेशन के काम में लगभग कितना समय लगेगा, आपके काम में ब्रिक वर्क में कितना समय लगेगा, आपके काम में टाइल्स लगाने में कितना समय लगेगा, एंड सो एंड सो। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर में एक्टिविटी जो हो रही है, टाइल्स लगाना, दीवार खड़ी करना, वगैरह वगैरह, ये सारी एक्टिविटी का जो डेटा है, चाहे वो उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन हो, चाहे वो उस एक्टिविटी में लगने वाला पैसा हो, ठेकेदार आपको उसका एक बहुत सटीक एस्टीमेट दे सकता है। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट, जहां पे डेटा जो होता है ये नोन होता है। अरे यार, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जस्ट इसके ऑपोजिट, एक टाइप का प्रोजेक्ट होता है जिसको अपन कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट। क्या है प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट? किसी मोहल्ले में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, शहर के किसी पर्टिकुलर चौक पे कोई नया फ्लाईओवर बन रहा हो, न्यू फ्लाईओवर। अब ये जो फ्लाईओवर है, ऐसे कई फ्लाईओवर पहले कहीं और जगह बन चुके हैं, बट फिर भी इस पर्टिकुलर लोकेशन में जो फ्लाईओवर बन रहा है वो अपने आप में एक यूनिक पोजीशन है, एक यूनिक ज्योग्राफिकल पोजीशन होल्ड करता है। अब इस पर्टिकुलर फ्लाईओवर के केस में जो वेदर कंडीशंस हैं वो इस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से वेरी करती हैं। जो आसपास का ट्रैफिक है, ये सारी चीजें जो है इस पर्टिकुलर लोकेशन को अफेक्ट करती हैं। समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए कि दिल्ली शहर में किसी एक मोहल्ले में एक उसी साइज का फ्लाईओवर बना, जो साइज का फ्लाईओवर मान लीजिए कि इंदौर में भी बन रहा है, वैसे ही किसी मोहल्ले पे, वैसे ही किसी चौक पे। लेकिन फर्क ये है दोस्तों कि दिल्ली में जो पॉपुलेशन है, जो ट्रैफिक है, जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर है, जो एयर कंडीशंस हैं, जो लोगों का मूवमेंट है डे एंड नाइट में, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है एज कंपेयर टू इंदौर। अब अगर इंदौर में वही फ्लाईओवर बनेगा, तो चांसेस आर कि वो फ्लाईओवर इंदौर में दिल्ली के रेस्पेक्ट में कम पैसे में, कम समय में और ज्यादा अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको एक्टिविटी के अंदर में, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर में, प्रोजेक्ट मतलब आपका हो गया फ्लाईओवर, उसके अंदर की एक्टिविटी मतलब उसके अंदर में होने वाले तमाम काम, कॉलम, बीम, कास्टिंग, कुछ भी अपन जो भी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलम से रिलेटेड, ये सारे काम करने में हमको जो समय लगेगा, हम लोग उस समय का
प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उसमें कितना समय लगेगा। मैं स्पेक्यूलेट कर सकता हूं, मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि भैया ये मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि हाँ भाई, दिल्ली में इतना समय लगा था, इतना पैसा लगा था, तो मान के चलता हूं कि इंदौर में भी लगभग इतना समय, इतना पैसा लगेगा। बट आई कैन नॉट से फॉर 100% श्योर कि हाँ इतना एग्जैक्ट समय लगेगा, इतना एग्जैक्ट पैसा लगेगा। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें अनसर्टेनिटी है, काफी ज्यादा अनिश्चितता है, समय को लेकर, रिसोर्स को लेकर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आप स्पेक्यूलेट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी के साथ खेल खेल सकते हो कि यार देख, ऐसा है ना, वहां दिल्ली में ना 2 महीना लगा था, तो मान के चल इंदौर में तो अपन इस काम को जो है ना, वो तो 1.5 महीने में कर सकते हैं। यार वहां दिल्ली में ना इस एक्टिविटी को करने में 50 लाख लग गए थे। इंदौर में थोड़ा लेबर चीप है, थोड़ा आसपास के नेबरिंग स्टेट्स जो है वहां से चीप लेबर आ जाता है, ठेकेदार वगैरह भी यहाँ पे अच्छा रेट कोट करते हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली, रॉ मटेरियल भी थोड़ा सस्ता ही है, तो यहाँ तो 40 लाख में हो जाएगा। वी कैन स्पेक्यूलेट, लेकिन द लगभग वर्ड इज ऑलवेज प्रिडोमिनेट। लगभग इतना रुपया लगेगा, लगभग इतना लेबर लगेगा, लगभग इतना समय लगेगा। सो लगभग मतलब भैया प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ऐसे प्रोजेक्ट को अपन कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट। ये जो अपना सीपीएम टेक्निक था, ये जो अपना सीपीएम टेक्निक था, तो सीपीएम टेक्निक में हम लोग कर क्या रहे थे कि भैया हम लोग जो है नेटवर्क डायग्राम बनाते थे, और नेटवर्क डायग्राम में एक्टिविटी के ऊपर एक फिक्स टाइम लिख देते थे, 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन। यस सर। और वो फिक्स टाइम के हेल्प से पूरे नेटवर्क डायग्राम का फ्लो देखते हुए क्रिटिकल पाथ निकाल के पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक फिक्स ड्यूरेशन निकाल देते थे कि हाँ भैया इतना समय लगेगा इस प्रोजेक्ट को करने में। लेकिन अगर वो जो लाइन खींचता हूँ नेटवर्क डायग्राम के ऊपर, उसके ऊपर जो मैं 10 लिख देता था, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अब नहीं पता कि वो 10 है कि 9 है कि 8 है कि 12 है कि 11 है, मैं आपसे ये कहने लगूं कि वो जो पहले मैंने 10 लिख दिया था, अब शायद वो 8 से 12 है। जो काम पहले 10 दिन में एग्जैक्टली हो जा रहा था, हो सकता है कि अब वो काम 8 दिन में हो जाए, हो सकता है 9 दिन लगे, 10 लगे, 11 लगे, 12 लगे। मुझे एक रेंज ऑफ ड्यूरेशन दे दी गई है। जहां पर मुझे एक रेंज ऑफ ड्यूरेशन मिल जाती है दोस्तों, तो दिक्कत ये आ जाती है कि वो काम अगर 8 पे भी हो सकता है और 12 पे भी हो सकता है, तो उस प्रोजेक्ट में कितना समय लगेगा वो भी तो मुझे एक रेंज में मिलेगा ना। समझाना मैं आपको ये चाहता हूं कि अगर एक एक्टिविटी को करने के लिए टाइम का रेंज 8 से 12 दिन का दे दिया गया, तो 8 दिन के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट हो जाएगा, इस बात का भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इस बात का भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। 9, 10 ही 11 में भी कंप्लीट होगा, इस बात का कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट है करके, उसके अंदर में होने वाली एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो भी प्रोबेबिलिस्टिक है। हर एक्टिविटी ड्यूरेशन कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होल्ड कर रहा है, कह रहा है कि भैया प्रोजेक्ट हो सकता है 10 में हो जाए, हो सकता है 11 में हो सकता है 12 में हो। 10 में होने का इतना परसेंट चांस है, 11 में होने का इतना परसेंट चांस है, 12 में होने का इतना परसेंट चांस है। तो जो प्रोजेक्ट मिलेगा, ये तो एक्टिविटी का बात किया, एक छोटे से काम का बात किया प्रोजेक्ट में। ऐसे ही प्रोजेक्ट में खूब सारी एक्टिविटी हैं, हर किसी में अनिश्चितता है, हर किसी में इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो प्रोजेक्ट में लगने वाला क्यूमुलेटिव टाइम है, टोटल समय है, जो मैं अभी तक कह दे रहा था कि यार 25 दिन, 22 दिन, 50 दिन, 54 दिन, अब नहीं कह पाऊंगा।
तो सीपीएम और पर्ट टेक्निक में मेरे भाइयों यही एक सबसे बड़ा अंतर है कि सीपीएम टेक्निक अज्यूम कर लेती है कि एक्टिविटी में एग्जैक्टली इतना ही समय लगेगा तो प्रोजेक्ट में इतना समय लगेगा, जबकि रियलिटी ये है, ध्यान से सुनते चलिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा, रियलिटी ये है कि मैं कभी भी किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के ड्यूरेशन को सुनिश्चित नहीं कर सकता, अनिश्चितता रहती ही रहती है। आप काम कितनी सफाई से करें, कितनी ईमानदारी से करें, कितने डेडिकेशन से करें, कितना बैकअप ले लें, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपके द्वारा निश्चित किया गया जो एक्टिविटी का ड्यूरेशन है वो इफेक्ट होता है, और अगर वो इफेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी इफेक्ट होता है। सो पर्ट टेक्निक जो है इन अनिश्चितताओं को, इन डिफरेंट सिचुएशंस को कंसिडर करके चलती है। वो ये अज्यूम नहीं करती कि एग्जैक्टली इतना ही समय लगेगा, वो एक रेंज ले लेती है। उस रेंज के अंदर जो डेटा पॉइंट्स होते हैं 8 9 10 11 12, हर डेटा पॉइंट का कुछ प्रोबेबिलिटी अज्यूम कर लेती है कि हाँ भैया 10 दिन में होने का इतना चांस है, 8 दिन में होने का इतना चांस है, 12 दिन में होने का इतना चांस है, और उस चांस को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन एस्टिमेट करती है उसको भी एक रेंज में प्रोवाइड करवाती है, और उस रेंज में भी ये बताती है कि प्रोजेक्ट इतने दिन में होने का इतना चांस है, इतने दिन में होने का इतना चांस है, इतने दिन में होने का इतना चांस है। So ultimately the PERT technique is one step higher. सीपीएम का बाप है। सीपीएम में जो कमी थी उसको पर्ट में सुधार के, प्रोजेक्ट को प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट का नाम देके इस टेक्निक को डेवलप करके दे दिया गया है। इन रियलिटी, इन रियल सर्कमस्टेंसेस सीपीएम का भी इस्तेमाल होता है, पर्ट का भी इस्तेमाल होता है। कहां पे सीपीएम करना है, कहां पे पर्ट करना है, ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का सिनारियो कैसा है। अगर एक्टिविटी के ड्यूरेशन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, एक्टिविटी में लगने वाले रिसोर्स को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो यूज करिए सीपीएम। अगर नहीं कर सकते हैं देन वी विल मेक यूज ऑफ पर्ट टेक्निक। आई होप मैं जो समझा रहा हूं वो पॉइंट आप तक कन्वे हो रहा होगा, है ना भैया? Yes, sir. चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? लेट मी प्रोसीड देन। एक सेकंड ना, थोड़ा सा पेन मेरा हैंग हो गया। अब ये जो पर्ट टेक्निक है जिसको मैंने बोल दिया, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक है। सुनते चलिएगा, आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? कहता है कि इन पार्ट इट इज अज्यूम्ड दैट, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट, ठीक है? इन पार्ट इट इज अज्यूम्ड दैट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी follows beta distribution, very important point, but time for project completion is assumed to follow normal distribution, ठीक है? Now what is this? Let us get to the point. देखो सुनो, मैं अगर प्रोजेक्ट की बात करूं तो मैं ये जानता हूं कि प्रोजेक्ट जो है वो एक्टिविटीज और इवेंट्स का ग्रुप है। बट इवेंट्स आर नथिंग बट टाइम मोमेंट, समय में पल है। इवेंट जो है वो समय में पल है। एक्टिविटी ही असली एक्शन है। यहीं पर माल पानी सब खर्चा होता है, और जब काम करते हैं, एक्शन करते हैं, तो रिएक्शन ये मिलता है कि प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगता है।
अब मान लो कि मैं घर बना रहा हूं उस घर बनाने के प्रोसेस में एक छोटा सा काम है कि घर का पोताई करना है। घर का पोताई करना है, आपने एक पेंटर को बुलाया, उसको बोला कि भाई पूरा तू नपाई कर ले, कितना हमारा एरिया हो रहा है बाहर का, घर को बाहर बाहर से पोताई करना है। एग्जाम्पल ध्यान में इसलिए आ गया क्योंकि मेरे को भी अभी दिवाली में पोताई करवाना है। पहले ही करवाना था, अब तो मैं लेट हो चुका हूँ, अब दिवाली के बाद ही हो पाएगा। तो तो मैं ये समझा रहा था कि पेंटर आया, पेंटर ने नापा, पूरा गणित बैठाया, हिसाब किताब, और मेरे को बोल दिया भैया 15 दिन का काम है, 15 डेज। अगर वो एग्जैक्ट बता देता 15 दिन, तब तो यार बड़ी मजेदार बात है, मैं तो सारी एक्टिविटीज को रिलेट करता कि यार इसमें 10 दिन, इसमें 11 दिन, 15 दिन, सीपीएम लगाता, काम खत्म करता। पर मैंने उसको जोर लगा के पूछा, देख मेरे को सही सही बता कितना समय लगेगा। 15 दिन। तब उसका जवाब निकला, सर 12 से लेके 18 दिन, 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते का काम है, इस तरीके से बोलने लगा। समझना मेरी बात, 12 से 18 दिन लगेंगे। अब 12 से 18 दिन लगेंगे, सुनते चलिएगा। तो हो गया क्या कि अब जो बात पे मैं 100% श्योर था कि 15 दिन एग्जैक्ट, मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन 100% इस 15 दिन पे था। अब ये 100% जो है, ये पूरे के पूरे इस रेंज में डिवाइड हो जाएगा। 100 का कुछ हिस्सा 12 को मिलेगा, कुछ 13, 14, 15, 16, 17, कुछ 18 को मिलेगा। बट सवाल यहां पे ये है मेरे भाइयों कि कितना हिस्सा मिलेगा किसको। सवाल यहाँ पे ये है कि इस 100% को अगर मैं बांटूंगा, केक को काटूंगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, तो कितना कितना बटेगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है बराबर बटे, बिल्कुल जरूरी नहीं है बराबर बटे। सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। अरे अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट 12 से 18 तारीख के बीच में किसी भी दिन खत्म हो सकता है, तो कुछ ऐसे दिन होंगे जिनमें प्रोजेक्ट खत्म होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और कुछ ऐसे दिन होंगे जिनमें प्रोजेक्ट खत्म होने के चांसेस बहुत कम होंगे। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। Just for an example, I will deviate you from this particular example. यहां से थोड़ा सा भटका के आपको कहीं और ले जाता हूं। सुनो सुनो, वनडे में 50 ओवर के मैच में किसी बैट्समैन का हाईएस्ट स्कोर कितना है? हेलो, कहाँ गए भाई? 264। हेलो हेलो हेलो, 264। बंद करके सोने चले गए हो क्या? 264 है सर। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 264 रन। तो 264 वनडे में एक इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोर है। सपोज करो कोई मैच चल रहा है और उस मैच में विराट कोहली बैटिंग करने आ गया है। अब विराट कोहली बैटिंग करने आ गया, सुनना मेरे भाई, सुनना मेरे भाई, विराट कोहली अगर बैटिंग करने आ गया तो वनडे में हाईएस्ट स्कोर 264 है, लोएस्ट स्कोर 0 है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि 264 रन जो है, ये एकदम मतलब पत्थर की लकीर है, इसको मिटाना तो नामुमकिन है। कोई बैट्समैन 50 ओवर के मैच में 264 रन बना पाएगा, इस बात का तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि बस यही हाईएस्ट है, इसके ऊपर का कोई रेंज नहीं है। सुन लो, बस ऐसा मान लो, है ना, कि ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। विराट कोहली बैटिंग करने आया तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि विराट कोहली 0 से लेकर 264 के बीच में ही कहीं पे स्कोर करेगा। 0, 1, 2, 3, 4,
261, 262, 263, 264, इसके बीच में कहीं पे भी 50, 51, 100, 99 कुछ भी स्कोर कर सकता है। अब जो हम लोगों ने ना स्कूल में ना प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, तो अगर स्कूल का प्रोबेबिलिटी आपको याद होगा कि हम लोग एक सिक्का उछालते हैं, हेड और टेल दो इवेंट है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सुनते चलिएगा। हमने बोला कि यार हम लोग सिक्का नहीं डाइस उछालेंगे, पासा फेंकेंगे, उसमें 1 से लेके 6 तक आ सकता है। 1 का प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 6 का प्रोबेबिलिटी भी 1/6। 6। तो विराट कोहली अगर बेटा 0 से लेके 264 के बीच में बैटिंग करने आया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी बना सकता है, तो मैं ये बोलूंगा ना कि अगर मैं देखूं 0 से लेके 264 के बीच में टोटल 265 इवेंट है, 0 को मिलाते हुए 265 पॉसिबल इवेंट है जिसपे विराट कोहली आएगा, रन बनाएगा। हो सकता है आउट रहे, नॉट आउट रहे, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न यहाँ पे उसका स्कोर है। स्कोर कितना रन बनाएगा। तो 265 पॉसिबल इवेंट है, इसमें से किसी भी एक इवेंट पे वो स्कोर कर जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो योर आंसर विल बी 1/265। Yes, sir. मैं बोलूंगा 264 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो योर आंसर विल बी आल्सो 1/265। मैं बोलूंगा विराट कोहली का सेंचुरी मारने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 100 रन बनाने का, देन आल्सो योर आंसर विल बी 1/265। मैं बोलूंगा 99 बनाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, देन आल्सो योर आंसर विल बी 1/265। बट सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। विराट कोहली का अगर मैं आप लोगों को बैटिंग एवरेज निकाल के देता हूं कि भैया वनडे में लौंडा जो है उसका बैटिंग एवरेज 45 से 55 का है, या मान लो 55 रन का बैटिंग एवरेज है, वनडे में उसने 43 शतक मार दिए हैं, 43 सेंचुरी, 0 पे अपना भाई आज तक सिर्फ 2 बार आउट हुआ है, 200 रन तो उसने कभी बनाया ही नहीं, 200 रन का मुंह ही नहीं देखा। ये सारा डेटा आपको दे दिया। इसके साथ आपको ये भी बता दिया कि भैया फिरोशा कोटला में मैच है, विराट कोहली का होम ग्राउंड है, फिरोशा कोटला में मैच है, और विराट कोहली ना पिछले 10 मैचों से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फुल फॉर्म में है, 15 लगा चुका है, सेंचुरी भी लगा चुका है, और 70-70 रन की पारियां खेल रहा है, एकदम धमाका कर रहा है। चेंज होगी प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अगर मेरे को ये बातें पता रहेंगी तो मैं ये चीज कभी नहीं कहूंगा कि 0 रन पे विराट कोहली के आउट होने की प्रोबेबिलिटी, 264 बनाने की प्रोबेबिलिटी, 99 बनाने की प्रोबेबिलिटी, 50 बनाने की प्रोबेबिलिटी सब सेम है। आई कैन नेवर से दिस। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। भैया हम लोग जो स्कूल में प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे उसमें 100% को बराबर बराबर सब हिस्से में बांट देते थे। जितना पॉसिबल इवेंट था उसको इक्वली लाइकली मान लेते थे कि हर घटना घटने का चांसेस एकदम सेम है, तो कद्दू काटो तो सब में बराबर बांटो। बट रियलिटी में मेरे भाइयों ऐसा नहीं होता। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। समझ रहे हो ना, इवेंट्स यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है। विराट कोहली का 0 बनाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 264 मारने का पॉसिबिलिटी तो और कम है, लेकिन विराट कोहली का 50 से 100 का जो फील्ड का स्कोर है जिसमें वो बार बार रन बना रहा है, इस रेंज के अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 200, ये डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कद्दू काट के इनमें ज्यादा बांटने जाएगा। 100% का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो ज्यादा हिस्सा जो है 100% में से उस पर्टिकुलर डेटा सेट पे रेंज पे चला जाएगा। Yes, sir. Concept of this is the concept of
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ा तो है हमने क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा समझ भी लेते हैं आज। सर 100% प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट्स के ऊपर इक्वली लाइकली बराबर बराबर ना पड़े, अलग अलग बटे, तो उसे ही अपन कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पर्ट टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल कैसे करती है, सुनो ध्यान से। पर्ट टेक्निक ने इस चीज को अज्यूम कर लिया है। ट्राई टू मार्क दिस वर्ड एज्यूम। एज्यूम का मतलब क्या होता है? मान लिया है। समझ रहे हो ना? कहीं पे सिद्ध विद्ध नहीं किया गया है इस बात को, बस मान लिया गया है, बिलीफ है। ठीक है, तो पर्ट टेक्निक ने इस बात को अज्यूम कर लिया है कि प्रोजेक्ट के अंदर में जो एक्टिविटी है, जो छोटा 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 काम है, उस काम में जो लगने वाला समय है, वो समय जो है वो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। वो समय जो है वो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। क्या है क्या नहीं ये सब समझा दूंगा, थोड़ा सा बस सुनते चलो। थोड़ा सा ना ये पर्ट टेक्निक हल्का सा ऑफ ट्रैक है। सर हाँ भाई। सर अभी शुरू हुआ है ये। भाई तो समय हो गया यार, करीबन कितना समय हो गया यार, 7:50 को ही आज अपन ने चालू कर लिया था, आधा घंटा से ऊपर हो गया। नहीं सर मुझे 20 मिनट हो गया, मतलब आज ही शुरू हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ पहले का आता है। पहली यस क्लास। सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। अरे तब फिर आज शुरू हुआ कल शुरू हुआ क्या करना भाई। चल सुन, तो पर्ट टेक्निक ने ये अज्यूम कर लिया है कि भैया जो एक्टिविटी, कहाँ लिखूं इसको, एक्टिविटी ड्यूरेशन, जो एक्टिविटी का ड्यूरेशन है ये भाई साहब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और इसने ये भी अज्यूम कर लिया है कि जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। क्या है ये सब चीजें, सब समझाऊंगा, 2 मिनट बस सुनते चलिएगा। थोड़ा सा बोरिंग है बट क्या करें, नाच के तो नहीं दिखा सकता ना। तो एक्टिविटी में लगने वाला जो समय है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और प्रोजेक्ट का जो समय है, टोटल ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। क्या है ये चीजें, ध्यान से सुनना। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा, क्या बोलना चाहिए, सरल भी है पेचीदा भी है। मेरे को आज तक ना मतलब समझ में तो आ गया, बट मैं इससे ज्यादा रिलेट नहीं कर पाया। ये बोलता है कि हमारे यूनिवर्स में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, विराट कोहली रन बना रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, लोग क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, मैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्लास रोज एक डिफरेंट टाइम पे चालू हो रही है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे। क्लास जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो किसी दिन कोई पहले ज्वाइन कर लेता है, कोई बाद में ज्वाइन करता है, हर दिन हर किसी के ज्वाइनिंग का रैंकिंग थोड़ा ऊपर नीचे है। तो हम लोग जब इस सारे के सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे अंदर से ये सवाल सीधा सीधा उठ के आएगा कि यार ये तो सारी घटनाएं बड़ी रैंडम है। अपने आप में ही एक सवाल है कि पता नहीं कैसे हो रहा है। अरे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि विराट कोहली अगर बैटिंग करने आया है तो वो कितना रन बनाएगा ये तो भगवान ही जानेगा। ये तो विराट कोहली को भी नहीं पता होगा कि मैं कितना रन बनाऊंगा। एकदम रैंडम चीज है, कितना बना के जाएगा किसी को नहीं पता। बट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है भाई। हर घटना जो हमारे ब्रह्मांड में घट रही है उसके पीछे एक सेट पैटर्न है। आपको बस वो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। कहता है कि हर चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो,
एटलीस्ट उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही डिटेल्ड वे में जान के बता सकते हो कि किसी घटना के घटने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि वो बता सकता है कि हाँ भैया आज के मैच में विराट कोहली इतना रन बनाएगा, बशर्ते उसको बस पता चल जाए कि विराट कोहली का पैटर्न क्या है, कितने मैचों में रन बनाता है, फिर कितने मैचों में नहीं बनाता है। लेकिन उसको ये पैटर्न समझने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, विराट कोहली का पूरा इतिहास चाहिए उसको। डेटा दे दोगे तो बता देगा। What I am trying to say here is कि probability distribution का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। अबे तभी तो आजकल वो जो एक फील्ड बड़ी कंप्यूटर साइंस वाले बड़ा हल्ला मचा के रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अबे क्या बोलते हैं, कुछ डेटा से बोलते हैं, डेटा डेटा साइंस। लोग आजकल डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं, डेटा निकालते हैं, डेटा पे लगाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट और बताते हैं कि ऐसा 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 होगा। मेरा खुद का भाई एक कंपनी में नौकरी करता है, उसका नाम है एपेक्स फाइनेंशियल सॉल्यूशन। वो कंपनी क्या कर रही है, वो एक स्टार्टअप कंपनी है, 10 लोगों की टीम मिलके बनी हुई है। मेरा भाई भी उसमें एक वो है क्या, शेयर होल्डर है इस समय। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज को फ्यूचर प्राइसेस जानने में हेल्प करेगा। जैसे समझना मेरी बात को, जैसे आज जो है मार्केट में डीजल का दाम 80 रुपए है। अब डीजल का दाम जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऊपर नीचे होते रहता है, पर कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनके वजह से डीजल के दाम में वेरिएशन आती है। कंपनी ने ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि ऐसा हर वो कंपनी जिसको डीजल के दाम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बिजनेस में क्या होता है ना, आने वाले 3-4 महीने का प्रोजेक्शंस बहुत जरूरी है। आज डीजल का दाम 80 रुपए है, 80 रुपए पे कैलकुलेट करते हुए अगर अगले 4 महीने का हिसाब बना दिया, हो सकता है 4 महीने के बाद डीजल का दाम 90 रुपए हो जाए, मेरा पूरा पूरा हिसाब का ऐसी हो जाए। हो सकता है 70 रुपए हो जाए, फिर डायनामिक्स और चेंज हो जाए। तो अगर कोई चीज मेरे को पहले से इस बात को बता सकती है कि आज 4 महीने बाद डीजल का दाम जो है वो 70 रुपए रहेगा या 90 रुपए रहेगा, तो इससे जो मेरा बिजनेस मॉडल है वो और रिफाइन हो सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये सब काम आजकल डेटा साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं। डेटा साइंस बहुत पॉपुलर कोर्स है। ये जो कोर्स है मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखो यार, अपने फ्यूचर का ना कोई भरोसा तो है नहीं, है ना। आज जो है रियलिटी फेस किया करो। गेट की तैयारी कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है यार कि हर किसी का गेट का एग्जाम में 75-80 नंबर आ जाएगा और पीएसयू में जॉब लग जाएगी। ट्राई मार रहे हो, यू आर फाइटिंग, यू आर गिविंग योर बेस्ट, ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट। बहुत सारे एक्सटर्नल सिचुएशंस हेल्प करेगा, तब जाके सब हो पाएगा। अच्छे टीचर मिल पाएंगे, अच्छा स्टडी मटेरियल मिल पाएगा, आप मेहनत कर पाओगे। उसके बाद एग्जाम के दिन जो 3 घंटे का समय है वो आपका फेवर में रहेगा, पेपर आपके हिसाब से आएगा, सब चीजें अच्छा 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 होंगी, तब जाके आपका निकलेगा। द रेशियो इज वेरी ऑड। लाखों एप्लीकेंट्स तैयारी करते हैं तो मुट्ठी भर 100 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का हो जाता है। So why I am telling you all this, because this data science field is I believe, ऐसा मेरे को मानना है कि ये फ्यूचर है। और डेटा साइंस का जो प्रोग्राम है, ये अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं बैंगलोर पुणे की, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो ट्रेनिंग है 6 महीने में इसको सिखाया जाता है। तुमको कुछ आता ना जाता हो, तुम गाय हो गाय, तुमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तब भी तुमको ये 6 महीने में पूरा डेटा साइंस प्रोग्रामिंग के साथ सिखा के चटा देंगे। प्रॉमिस भी कर रहे हैं बेटा कि मतलब नौकरी लगा के देंगे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। थोड़ा महंगा कोर्स है, लाख रुपए तक का कोर्स है कहीं कहीं पे,
बट लाख रुपए खर्च करके लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर तुमको नौकरी लगा के एकदम सिखा के एकदम ट्रेन करके देंगे और IIIT बैंगलोर से तुम लोगों को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी डिप्लोमा का। तो सर्च करना कभी इसके बारे में, इट इज अ वेरी नाइस प्रोग्राम, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट एज फ्यूचर। ज्यादा बकवास हो गया, आगे बढ़ता हूँ काम पे, ठीक है। तो क्या समझा रहा था मैं? हाँ, तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कहता है कि यार जो घटनाएं घट रही हैं वो रैंडम नहीं है, उनके पीछे एक पैटर्न है। तो क्या है कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न यूनिवर्स में घटने वाली घटनाओं के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया गया है कि हाँ भैया ये तो इस तरीके से घट रही है घटनाएं, ऐसा ही ऐसा ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो उन पर्टिकुलर पैटर्न्स के बेसिस पे कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं। नाम सुना होगा आपने, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, एरलांजियन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे अलग अलग कुछ कुछ नाम हैं। यस सर, सुनिए। मैथ्स पढ़े होगे तो कभी ना कभी सुने होंगे, है ना? तो ये जो नाम है ये बेसिकली क्या है ना कि ये एक सेट पैटर्न है। जब मैं कहता हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है पता है? कि भैया नॉर्मली घटना ऐसे ही घटती है, नॉर्मली चीजें ऐसे ही हो रही हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि यार नॉर्मली ऐसा होता है यार। हालांकि प्रोबेबिलिटी जो है स्कूल में पढ़े थे तो 264 का और 0 का प्रोबेबिलिटी सेम है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली होता है कि विराट कोहली जो है 50-100 के बीच में बनाता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एक फंक्शन दे दिया गया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐसा फंक्शन दे दिया गया है, एक ऐसा कर्व है, इस कर्व का एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक फंक्शन है। बोलता है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, अगर ये फंक्शन आपको ये पता चल जाए कि आप किसी परफॉर्मेंस को, एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो और उसका जो पैटर्न है वो नॉर्मल पैटर्न है, नॉर्मल पैटर्न पे बेस्ड है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फंक्शन है, जो भी इक्वेशन है, जो भी ग्राफ है, उसको आप अपने पर्टिकुलर एक्शन पे, इवेंट पे, एक्टिविटी पे अप्लाई कर सकते हो और वो आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के डिफरेंट इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देगा। जैसे मान लो कि मैंने पेंटर को बोला, उसने बोला सर 8 से 12 दिन लगेगा, तो मेरे को उसने एक शब्द यूज किया, सर नॉर्मली 8 से 12 दिन लगता है इतना बड़ा घर पुताई करने में। मैं क्या कर सकता हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे इस डेटा को अप्लाई कर सकता हूं। इस डेटा का एक एंड पे 8 आ जाएगा, एक एंड पे 12 आ जाएगा और जितने बीच में पॉइंट्स हैं वो पूरे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मेरे को बताएगा कि यार ये जो 10 दिन का वाला पॉइंट है ना जो बीच में है, इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये 8 दिन वाले से ज्यादा आ रहा है। मतलब क्या है कि अगर ऐसा ही मकान पिछला कभी कभी ना कहीं पोता गया है, पोताई की गई है, तो हाँ जरूर ऐसे कुछ इंस्टेंसेस रहे हैं जब पूरा मकान 8 दिन में पोताई हो गया होगा। ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस रहे हैं जब कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ झोल-झाल हो गया, 12 दिन लग गए। लेकिन अगर मैं इस डेटा को बहुत लार्ज सैंपल स्पेस में चेक करूंगा, मैंने देखा कि यार इसी साइज के 10,000 मकान पोते गए, 10,000 मकान का डेटा मंगा लिया, तो मैं देखूंगा कि उस पूरे 10,000 के सैंपल में 8 दिन में काम हुआ हो ऐसे मकान बहुत कम है। 12 दिन काम में लगा हो ऐसे मकान भी बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ मकान जो है वो 10 दिन के समय में पोत गए होंगे। तो पेंटर ने जो बोला है सर नॉर्मली 8 से 12 दिन लगता है, इसमें ये 10 दिन वाली घटना का पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 8 और 12 से काफी ज्यादा है। और एग्जैक्टली कितना है ये मैं इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन के हेल्प से फाइंड आउट भी कर सकता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर।
सर बोर हो रहे हो क्या? अबे हो रहा नो सर चलो। पढ़ा हुआ है सर ये तो मैथ्स में। हाँ तो पढ़ा हुआ है तो भाई अब ऐसा है कि कुछ लोग पढ़े होंगे कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, बट मैं डायरेक्ट बोल दूं कि देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ऐसा ऐसा करके मान लो तुम लोग भी पर्ट में लगा दो, तो भैया फिर कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर ने तो समझाया ही नहीं, सीधा बोल दिया कि ऐसा 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 है। ठीक है, चलो सुनो, मेरे को लगता है कि मेरी बात तो कन्वे हो गई होगी कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो यस सर। कुल मिला के जो पर्ट टेक्निक है मेरे भाई, जो पर्ट टेक्निक है, ये पर्ट टेक्निक का काम ये है कि ये जैसे सीपीएम में मेरे को पता चल जाता था कि यार 55 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा पता नहीं चलेगा, यहाँ पे एक रेंज होगी 51 से 59 दिन की, और इस रेंज के अंदर में अगर मैं पूछूंगा कि एक बात बताओ यार 55 दिन में प्रोजेक्ट हो जाएगा, इस बात की क्या संभावना है, तो पर्ट टेक्निक मेरे को बता देगा कि 55 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की संभावना कितनी है। दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय द पर्ट टेक्निक। तो यही करना है, पर्ट के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एंड वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेट। ठीक है, सुनते चलिएगा सुनते चलिएगा सुनते चलिएगा। अब क्या बोलता है कि पर्ट टेक्निक में अभी ये क्या हो गया, शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा सुनो सुनो, तो देखो ये एक चीज है जहां पे पर्ट टेक्निक बोलता है कि पर्ट टेक्निक इस बात को अज्यूम कर लेता है कि प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी है और एक्टिविटी में जो लगने वाला समय है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और प्रोजेक्ट में जो लगने वाला समय है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो जहां पर भी एक्टिविटी के ड्यूरेशन की बात आएगी, मैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करूंगा, उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस के फॉर्मूले यूज करूंगा, और जहां पर प्रोजेक्ट की बात आएगी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस के फॉर्मूले यूज करने लगूंगा। समझ गए ना, फंक्शन बदल जाएगा, दैट्स इट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ये क्या बोलता है, अब ये क्या बोलता है सुनते चलिएगा कि पर्ट टेक्निक के अंदर में अगर मेरे को किसी एक प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना है, तो प्रोजेक्ट के अंदर में जो एक्टिविटी है मेरे को उसका 3 टाइम एस्टिमेट चाहिए, टी नॉट, टीपी और टीएम। टी नॉट का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीपी का मतलब होता है पेसिमिस्टिक टाइम, और टीएम का मतलब होता है मोस्ट लाइकली टाइम। क्या होता है ये जल्दी से सुन लो। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिज्म? तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। पॉजिटिवली। पॉजिटिवली। हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो इसका मतलब होता है आशावादी, होपफुल। वो व्यक्ति जो बहुत आशावादी है, कहते हैं बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, बड़ा ही ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है। कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद होती है जिंदगी से और अपने आप से, कि भैया 2 महीना बचा है पर मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है, दैट इज ऑप्टिमिज्म। कुछ लोग एकदम पेसिमिस्ट होते हैं, उसका एकदम अपोजिट, 2 साल से गेट की तैयारी कर रहे हैं फिर भी अरे यार मेरा तो क्वालिफाई भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना मेरा क्वालिफाई नहीं होगा। पेसिमिस्ट एकदम उल्टा पुल्टा बात, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कल मर जाऊंगा,
ठीक है ना, पेसिमिस्ट। और मोस्ट लाइकली मतलब कुछ बीच के लोग, जैसे हम और आप, कभी कभी एकदम झाड़ पे चढ़ जाते हैं, गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, कभी कभी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा यार, बीच में कहीं रहते हैं, कुछ कर लेंगे 40 50 60 नंबर, सुनते चलना। तो कहता है कि जो पर्ट टेक्निक है उसको एक्टिविटी में लगने वाले समय का तीनों टाइम चाहिए। पेंटर ने बोल दिया 8 से 12 दिन। क्या है ये 8 से 12 दिन? 8 दिन जो है ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। पेंटर ने ये अज्यूम कर लिया कि सब काम एकदम सटैक स्मूथ हो जाएगा, दुकान में पेंट भी तुरंत मिल जाएगा, जिन 7 वर्कर्स को मैं लेकर आऊंगा, रेजा को लेकर आऊंगा, कूली को लेकर आऊंगा, सब टाइम पे आएंगे, हर दिन आएंगे टाइम पे, हर दिन सारा का सारा सामान मेरे को एकदम हाथ में परोसा हुआ मिलेगा, किसी दिन किसी प्रकार का भी कोई ऐसा इवेंट, कोई घटना नहीं घटेगी जो मेरे काम में बाधा बन जाए। ब्रह्मा जी स्वयं मेरे साथ खड़े होकर इस घर की पुताई करवाएंगे। दैट इज ऑप्टिमिज्म। काम को करने का सबसे लीस्ट टाइम, इतना टाइम तो सबसे कम है, इतना तो लगेगा ही लगेगा चाहे कुछ हो जाए, समझ रहे हो ना। उसके बाद एक टाइम है पेसिमिस्टिक टाइम, सब गड़बड़ होगा, रेजा भी गायब हो जाएगी, कूली भी गायब हो जाएगा, पेंटिंग वाली दुकान भी बंद हो जाएगी, और मैं पोताई करने जाऊंगा तो मेरा ब्रश भी टूट जाएगा, सब गड़बड़ उसी समय होगा। 12 दिन जो है मैक्सिमम समय है, 12 दिन में तो कुछ भी हो जाए, मतलब ब्रह्मा जी स्वयं आ जाएंगे कि मेरे तेरे को काम करने नहीं दूंगा, फिर भी 12 दिन में घर आपका पोत दूंगा। अब क्या होता है ना कि सब सब परिस्थिति, एक्सटर्नल सिचुएशन मेरे को सपोर्ट ही कर देगा, हर जगह से मेरे को सपोर्ट ही सपोर्ट मिलेगा, मेरा लक हमेशा एकदम धांसू चलेगा। ऐसा बहुत कम होता है जिंदगी में, और मेरा लक एकदम खराब हो जाएगा, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर एक्सटर्नल सिचुएशन मेरे अगेंस्ट में ही रहेगी, मैं कुछ भी करूंगा ना गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा भी बहुत कम होता है। मोस्टली लोगों की किस्मत जो है कभी कभी साथ देती है, कभी कभी साथ नहीं देती है। तो 8 से 12 का जो ये ब्रिज है, इस ब्रिज में 8 वाला जो स्पेक्ट्रम है ये ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है, 12 वाला स्पेक्ट्रम पेसिमिज्म से भरा हुआ है, लेकिन जो बीच में कहीं पे 9 10 11 है ये मोस्ट लाइकली है। मोस्ट लाइकली बोलने का मतलब अगर 100 लोगों के साथ ये टेस्ट करोगे, 100 लोगों का उसी साइज का मकान का पुताई करोगे, सेम नंबर ऑफ आदमी लगाओगे, सेम नंबर ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशंस क्रिएट करोगे, तो आप देखोगे कि 100 में से 90 मकान, 80 मकान जो है वो 10 दिन के अंदर में पुताई हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कुछ मकान होंगे जिनका काम 8 ही दिन में हो जाएगा, ऐसे कुछ मकान होंगे जिनका काम 10 दिन में भी नहीं होगा, 11-12 दिन लग जाएंगे। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो इस एक्टिविटी के ड्यूरेशन को गवर्न करता है, उसका ग्राफ भी कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसा, जहां पे ये जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला जो पॉइंट है ये आपका मोस्ट लाइकली टाइम बनता है, जहां पे ये आपका टी नॉट है, ये आपका टीपी है, क्योंकि टी नॉट और टीपी जो है इस प्रकार के घटना घटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है मेरे भाइयों। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में पर्ट टेक्निक क्या बोलता है कि उसको एक एक्टिविटी का, अगर उसको अपना पर्ट एनालिसिस करना है प्रोजेक्ट के ऊपर में, तो एक्टिविटी का तीनों टाइम चाहिए, टी नॉट भी चाहिए, टीपी भी चाहिए, टीएम भी चाहिए। उसको बताओ कि उस एक्टिविटी को टी नॉट ऑप्टिमिज्म के साथ कितने दिन में किया जा सकता है, पेसिमिज्म के साथ कितने दिन में किया जा सकता है, मोस्ट लाइकली कितने दिन में किया जा सकता है। इसके बाद ये पर्ट टेक्निक क्या करता है कि ये एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालता है, टीई, टी नॉट टीपी टीएम को यूज करके टीई निकालता है, और टीई के लिए रिलेशन यूज करता है टी नॉट प्लस 4 टीएम प्लस टीपी बाई 6। अब ये रिलेशन आया कहां से, दैट इज द क्वेश्चन। रिलेशन जो है ये आया कहां से, दैट इज द क्वेश्चन।
सर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का ये नॉर्मल टाइम निकालना तरीका है, नॉर्मल इवेंट निकालने का, क्या? डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन सॉल्व होती है सर, उसका फंक्शन है ये, उसका फॉर्मूला है। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो उतना डिटेल में मत समझो, मैं भी जरा ऊपर ऊपर समझा देता हूँ। जब हम लोग ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं ना, तो व्हाट वी विल फाइंड आउट कि ये जो बीच वाला जो जोन है ना, जो टीएम के आसपास का जोन है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2/3 ऑफ द एरिया लाई करता है। एग्जैक्टली 2/3 नहीं, बट नियर अबाउट 2/3। और जो रिमेनिंग 1/3 एरिया है, वो यहाँ पे दो हिस्से में डिवाइड है, 1/6 1/6 इसको, 1/6 इसको मिला हुआ है। तो उस एरिया अंडर द कर्व से ही प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन को अपन मानते हुए हम लोगों ने ये टीएम को क्या किया है, 2/3 वेटेज दे दिया है, 4/6 2/3। और ये टी नॉट और टीपी को 1/6 और 1/6 वेटेज दे दिया है, और एक जनरल वेटेड एवरेज फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। ये फॉर्मूले से फायदा क्या होगा कि टीएम जो है, हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट देन ऑल्सो याद ये रखिएगा कि हो सकता है काम 8 दिन में हो जाए, हो सकता है काम 12 दिन में हो, तो इसका भी कुछ ना कुछ वेटेज होना चाहिए। इन दोनों का भी उतना उतना वेटेज लेकर टीई निकाल लिया है। सपोज करिए कि मैंने आपको दिया था 8 10 और 12, ये है आपका टी नॉट, ये है आपका टीपी, ये है आपका टीएम। तो टीई कुछ इस तरीके से निकलेगा कि टी नॉट 8 दिन प्लस 4 इंटू टीएम 10 दिन प्लस टीपी 12 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 12 8 20, और ये हो गया आपका 60/6 यानी कि 10 दिन। टी आ गया आपका 10 दिन। हो सकता है टी आपका 10 ना आए, हो सकता है कहीं पे 11 आ जाए, हो सकता है कहीं पे 9 आ जाए, थोड़ा टीएम से डिविएट हो जाए। टीई हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है इधर आ जाए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो तीनों अपन ने लिया था, टी नॉट टीपी टीएम, उस टीएम 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 टी नॉट टीपी टीएम से हम लोग टीई तक पहुंच गए। और अब ये जो टीई है ना, ये जो टीई है ना, ये मेरे पूरे एनालिसिस का केंद्र बनेगा। जैसे क्रिटिकल नेटवर्क डायग्राम बनाते समय मेरे को एक्टिविटी का एक ड्यूरेशन चाहिए होता था, पर्ट के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन जो पर्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी का हमेशा 3 टाइम दिया होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपको ये 3 टाइम का इस्तेमाल करके सबसे पहला काम करना है कि ये टीई निकाल लेना है, सिंगल टाइम। और ये जो सिंगल टाइम है, इसी को हम लोग नेटवर्क डायग्राम में यूज करेंगे, और उस नेटवर्क डायग्राम को बना के पूरा का पूरा क्रिटिकल पाथ खींच देंगे पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट क्योंकि ये मेरा टीई है, टीई कहलाता है एक्सपेक्टेड टाइम या मीन टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम या मीन टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम को अगर यूज करोगे, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड टाइम का इस्तेमाल करके नेटवर्क डायग्राम बना के क्रिटिकल एनालिसिस कर दोगे, तो उससे जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का टाइम निकलेगा, वो भी तो सबसे एक्सपेक्टेड टाइम होगा भाई। अरे बोलो यार। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? आई एम टेकिंग अ बिट मोर टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, बट इट इज इंपॉर्टेंट। कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं मैथ्स में, कुछ लोग उसको नेग्लेक्ट किए होते हैं कि हाँ भैया चलना है यार, एग्जाम में आएगा कर लेंगे, बट यहाँ पे उसको समझना जरूरी है, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है? यस सर। तो चलिए पहले आपको कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूं, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन, स्टेप बाय स्टेप नोट करना चालू करिएगा। लिखिए, PERT is a probabilistic approach of problem solving. PERT is a probabilistic approach of problem solving, comma. It is used when exact time of completion, it is used
when exact time of completion of an activity is unknown. It is used when exact time of completion of an activity is unknown. पैरा चेंज करके लिखेंगे, in part it is assumed that in part it is assumed that in part it is assumed that time for the completion of an activity follows beta distribution, beta distribution, but time for project completion is assumed to follow normal distribution, is assumed to follow normal distribution, full stop. PERT requires 3 time estimates of an activity. PERT requires 3 time estimates of an activity. पहला लिखिएगा T naught, optimistic time, T naught optimistic time. T naught optimistic time लिखिए, उसके अंदर it is the time required to complete an activity if all the external conditions are in favor, comma, it is the least time to complete an activity. It is the least time to complete an activity. It is the least time to complete an activity. दूसरा लिखिएगा pessimistic time TP, pessimistic time TP, pessimistic time TP. It is the time required to complete an activity. It is the time required to complete an activity if the external conditions are unfavorable. If the external conditions are unfavorable. और तीसरा लिखिएगा मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम उसी के नीचे लिखिएगा एस्टिमेटेड टाइम स्लैश एक्सपेक्टेड टाइम स्लैश मीन टाइम, एस्टिमेटेड टाइम स्लैश एक्सपेक्टेड टाइम स्लैश मीन टाइम. उसके नीचे ये रिलेशन नोट कर लीजिएगा, TE इज इक्वल टू T नॉट प्लस 4 TM प्लस TP by 6.
लेफ्ट हैंड साइड में एक हेडिंग डाल लीजिएगा, उसमें लिखिएगा फॉर एक्टिविटी, फॉर एक्टिविटी। इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा नंबर 1, फॉलोज बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोज बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ग्राफ भी अपन बना लेते हैं, छोटा सा कॉपी में एक जगह पे कोने में बना लेना, यहीं पे एक्टिविटी के पास में, ताकि आपको समझ में आ सके ये बात। T0 TM TP। क्या ये स्क्यूड है लेफ्ट की तरफ? हाँ, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ऐसा उठा हुआ ज्यादा है और फिर ऐसे गिर गया है, ठीक है, ओके ओके। बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। और ये वाली जो लाइन है यहाँ पे लिख लीजिएगा TE, T एक्सपेक्टेड। इधर पे आपका प्रोबेबिलिटी प्लॉट है, इधर पे आपका टाइम प्लॉट है। यहाँ से आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 2 लिख के। स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा 1/6 TP माइनस T0। क्या होता है क्या नहीं होता है अभी बता दूंगा, पहले लिखते चलो, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा 1/6 TP माइनस T0। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे वेरिएंस कैपिटल V इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। इसी तरीके से लिखेंगे फॉर प्रोजेक्ट, फॉर प्रोजेक्ट पहला पॉइंट, प्रोजेक्ट टाइम follows normal distribution। Project time follows normal distribution। बराबर बनाइएगा, ठीक है, दोनों तरफ बराबर रहेगा एरिया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे
दूसरा पॉइंट मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखिएगा जल्दी से। वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट is the sum of variance of all activity. Variance of the project is the sum of variance of all activity which occurs on the critical path comma, if there are more than one critical path, if there are more than one critical path, then the higher variance will be considered. Then the higher variance will be considered. Then the higher variance will be considered. Then the higher variance will be considered as the variance of the project. Then the higher variance will be considered as the variance of the project. Variance of the project is equal to sum of variance of critical activities. This is the summation sign, ठीक है? Summation sign. Variance of the project is the summation of variance of critical activities. फॉर प्रोजेक्ट जो लिखा है उसी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट sigma p is equal to root over vp. Sigma p is equal to root over vp. चौथा पॉइंट लिखेंगे, as per normal distribution, z is equal to td minus t. Z is equal to td minus tep by sigma p. Note this relation. Z is equal to td minus tep by sigma p. Where td equal desired day for which probability of the project needs to be calculated
desired day for which probability needs to be calculated. TEP equal expected duration of project completion. Expected duration of project completion. And sigma p, as already mentioned, standard deviation of the project. Standard deviation of the project. नीचे नोट करके लिखेंगे एक पॉइंट को, नोट करके लिखिएगा. If capital Z is negative, if capital Z is negative, then ignore the negative sign. If capital Z is negative, then ignore the negative sign and subtract the corresponding. Then ignore the negative sign and subtract the corresponding. Subtract the corresponding probability. Subtract the corresponding probability from 1. Subtract the corresponding probability from 1. दो मिनट का समय लेता हूं, आपको जल्दी से मैं समझा देता हूं. मैंने आपको ये वाला ग्राफ तो ऑलरेडी समझा दिया, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन वाला. स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस क्या होता है? देखो, ये स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं. स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स कहने का मतलब क्या है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. समझना मेरी बात को, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. जैसे अगर मेरे को पता चल जाए कि विराट कोहली का एक्सपेक्टेड स्कोर आज के मैच में 53 रन्स है, जस्ट अज्यूम दिस. मैंने पूरा डेटा एनालिसिस कर लिया, ऑप्टिमिस्टिक होके भी सोच लिया, पेसिमिस्टिक होके भी देख लिया, विराट कोहली का बैटिंग एवरेज जो कि मोस्ट लाइकली है उसको भी देख लिया. सब कंसीडर करके आज पता चलता है कि 53 रन तो यार इसका एक्सपेक्टेड स्कोर है. अब सवाल ये उठता है, क्या विराट कोहली आज एग्जैक्टली 53 बनाएगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है. ये आप कह रहे हैं कि 53 रन बनाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर 53. बट मैं कहता हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी बात की 99.9999% भी है, तब भी चांस है कि देयर इज स्टिल अ 0.0001% चांस कि वो घटना ना घटे. तो यहां पे बोलता है कि 53 रन विराट कोहली बनाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बट फिर भी जरूरी नहीं है कि विराट कोहली 53 रन बनाएगा. ऐसे समझिए ना इस बात को, ऐसे समझिए इस बात को, ऐसे समझिए इस बात को कि मान लो कि आपने ये पूरा एनालिसिस कर लिया और अब आपको आज के मैच में बैटिंग करनी है. आप जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सट्टा लगाने वाले हैं. आज आप सट्टा खेलेंगे मैच में. आपको मैं बोलूंगा एक काम कर, बता मेरे को कि विराट कोहली एग्जैक्टली 53 रन बनाएगा क्या, इस बात पे पैसे लगा. अगर तूने मेरे को इस बात पे 1000 रुपए लगा दिए तो मैं तेरे पैसे 5 गुना करके 5000 दे दूंगा, वरना तेरे पैसे डूब गए. समझना मेरी बात को. तो देखो, अगर आप इस चीज पे बेट खेलोगे ना कि विराट कोहली 53 बनाएगा, तो मेरे भैया आप अभी भी 50-50 के ही झोल में हैं, क्योंकि विराट कोहली या तो 53 बना सकता है या तो 53 नहीं बनाएगा. तो आप अगर पैसा लगाते हो 1000 रुपए, तो किस्मत पे ही है वो चीज कि यार हो सकता है 50% चांस है कि 5000 मिल जाए, 50% चांस है कि पूरा का पूरा 1000 डूब जाए.
लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर इस डेटा को एनालिसिस करके ये बोल दूं कि बेटा विराट कोहली 40 से 70 के बीच में बनाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये वो रेंज है जहां का एरिया सबसे ज्यादा आ रहा है, 40 से 70 के बीच में विराट कोहली स्कोर करेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो मेरे को बताओ कि यहाँ पर जो 53 रन पे आपकी 50% की श्योरिटी थी, 40 से 70 के रेंज में पैसा लगाने बोलूंगा कि बेटा एक बात बता, इसमें 1000 रुपए लगा दे, तेरा 1000 रुपए 2000 कर दूंगा अगर विराट कोहली इस रेंज में बनाएगा। तो क्या आप पैसा लगाते समय ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। Yes, sir. बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस होता है ना, ये बस डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या मतलब होता है कि अगर मेरे को मिल गया कि एक्सपेक्टेड रन विराट कोहली का 53 है, तो मैं क्या करूंगा कि वहां पे इस 53 का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? 1/6 TP माइनस टी नॉट, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 6। मान लो ये आ गया मेरे पास 10 आ गया ये वैल्यू। मैं क्या करूंगा कि डेटा को 53 प्लस माइनस 10 करके रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये हो जाएगा 43 से 63, और 43 से जो 63 की रेंज है, मैं बोलूंगा ये स्टैंडर्ड डिविएशन वाली रेंज है। इस रेंज में जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो इस 53 रन के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है। आपको डेटा को रीड करने में, समझने में, उससे जानकारी एक्सट्रैक्ट करने में ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। मैं अगर वेरिएंस देखूं तो इट इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। मान लो कि मैं इस रेंज को और बड़ा कर दूं, 43 से 63 को, 40 से 70 को मैं और फैला दूं, इसको 30 से 80 कर दूं। मेरे को कोई बोले बेटा 30 से 80 के बीच में पैसा लगा, तेरा 1000 रुपया 1500 कर दूंगा, मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगा, ये 1000 रुपया और घुसा दूंगा। So variance and standard deviation is nothing but the statistical parameters, the representation of the data in a better form, in a more lucid, in a more lucrative form. Similarly, as I mentioned that the duration of the project follows normal distribution. ये जो यहाँ पे हम लोग ये टी निकाले हैं, ये जो टी निकाले हैं, कहाँ गया ये जो टी निकाले हैं, जब मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटी होगी, मान लो मेरे प्रोजेक्ट में 9 एक्टिविटीज हैं, हर किसी का अपना अपना टी निकलेगा। वो सारे के सारे 9 एक्टिविटी को यूज करके जब ऐसा नेटवर्क डायग्राम बना दूंगा ऐसा करके, और वो सबका टी टी लिखूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे को पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक टाइम मिलेगा, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक टाइम मिलेगा। उस टाइम को मैं बोलूंगा टीईपी, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। मान लो ये सारा का सारा ताम झाम करने के बाद किसी प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड टाइम आ गया 53 डे। सुनते चलिएगा मेरी बात को, सुनते चलिएगा मेरी बात को बड़े ध्यान से। किसी प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड टाइम आ गया अगर 53 डे, मैं आपसे पूछूंगा पूरा का पूरा एनालिसिस कर लिया? आप बोलोगे यस सर कर लिया। 53 डे आ रहा है एक्सपेक्टेड टाइम। 53 एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर डे पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस पर्टिकुलर डे पे मेरा मकान बन जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बट स्टिल माय फ्रेंड्स, वी कैन नॉट से फॉर 100% श्योर कि प्रोजेक्ट 53 डे पे ही कंप्लीट होगा। प्रोबेबिलिटी की अगर बात आएगी, कंप्लीशन की अगर बात आएगी, तो मैं क्या बोलूंगा पता है कि 53 डे भले ही सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होल्ड करता है, बट वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी 50% ही है, क्योंकि देयर आर स्टिल चांसेस कि मकान 53 डे पे ना बने। अगर मैं आपसे ऊपर नहीं निकालो मम्मी तुमने। अरे भाई यार अपना माइक बंद, माइक सॉरी सर। अगर 53rd डे पे मैं इस प्रोजेक्ट का आपसे सवाल करूं कि ये खत्म होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांस है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 53 डे पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो 50% है ना, क्योंकि काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसने क्या किया है कि 53 दिन को ये मीन वाली बीच वाली लाइन मान लिया है, ये बीच वाली लाइन को 53 मान लिया है, और प्रोबेबिलिटी को दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 50-50% पे। अब कोई मेरे से बोलेगा एक बात बताओ, ये 50% क्या है? मेरे भैया ये कुछ नहीं है, ये इस कर्व के अंडर का एरिया है। लेफ्ट हैंड का जो एरिया होता है ये बताएगा होने की प्रोबेबिलिटी, और राइट हैंड साइड का जो एरिया है, ये बताएगा नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। समझना मेरी बात को। 53 दिन पे दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी, दोनों तरफ का एरिया बराबर है। अगर मैं इसी चीज को चेक करूंगा 50 दिन पे, तो 50 दिन में अब जो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया है वो कम हो गया माय फ्रेंड्स। मतलब क्या है कि ये जो होने का प्रोबेबिलिटी था ये घट गया, और राइट हैंड साइड का एरिया बढ़ गया, नहीं होने का बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? अबे समझो ना, बड़ा प्रैक्टिकल सा बात है। जिस काम को 53rd डे पे खत्म करने के लिए आप 50% श्योर हैं, ये मकान बना दूंगा 53 डेज में, 50% श्योर हूं। अगर मैं उसी काम के लिए आपको 50 दिन दूंगा, 53 दिन पे आप 50% श्योर थे, अगर उसी काम के लिए आपको 50 दिन दूंगा, 3 दिन कम दूंगा, तो तुम्हारा उस काम को करने का जो पॉसिबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी था, वो तो कम हो जाएगा ना। सिमिलरली अगर मैं तुमको उस काम को करने का जो 53 दिन में 50-50 पे था, उसको करने के लिए अगर मैं 70 दिन दे दूंगा, तो देखो ना मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड का एरिया बढ़ जाएगा, होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। Yes, sir. तो दोस्तों, यही है आपका एंटायर पर्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज जल्दी से बता देता हूं। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है Z इज इक्वल टू TD माइनस TEP बाई सिग्मा P, ये फॉर्मूला क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम कितना हो रहा है? वी हैव टाइम। ठीक है, सर जेड क्या है यहाँ पे सर, आपने बताया नहीं। उसी पे आ रहा हूँ। देखो जैसे ये मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। इसमें ये बीच वाला जो है ये TEP है, जो मेरा एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट, और जो ये TD है ना, ये मेरा डिजायर्ड डे है जिसपे मेरे को प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। मेरे को किसी ने बोला यार इस पे तो तुम 50% श्योर हो, यहाँ का भी एरिया 50% है, यहाँ का भी एरिया 50% है, ये होने का है, ये नहीं होने का है, 50-50। कोई मेरे को बोला एक काम करो तुम ना 61 पे चेक करो, ये तो 53 था मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तुम 61 पे चेक करो। तो 61 पे चेक करने का मतलब क्या है कि होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। बट सवाल ये उठता है कितना, ये लाल वाला एरिया कितना होगा और ये काला वाला एरिया कितना होगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये बेसिकली Z है। क्या हो रहा है यार, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये Z है। Z निकालने के लिए मैंने ये वाला रिलेशन यूज किया है, TD। ये 61 मेरा TD है, डिजायर्ड डे है जिसपे मैं चेक करना चाहता हूँ। तो TD माइनस TEP बाई सिग्मा P से ये रिलेशन से ये Z की वैल्यू आ रही है। समझते चलना मेरी बात को, ये Z की वैल्यू आ रही है। ये Z की वैल्यू क्या है कि एक ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होता है, जो कि ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के हेल्प से अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे सपोज करो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है पूरा का पूरा, अब इस फंक्शन पे मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट तक इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे को पूरा यहां तक का एरिया मिल जाएगा। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर दूंगा तो पूरा यहां तक का एरिया मिल जाएगा मेरे को।
तो ये जो एरिया है यही बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी है। समझना मेरी बात को, जब मैंने इसको बीच में रखा था, दोनों तरफ 50-50% एरिया था, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी थी। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा यहां तक, तो ये जो पूरा एरिया आ जाएगा, ये जो पूरा एरिया आ जाएगा, ये जो पूरा एरिया आ जाएगा, अब ये जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये z है, समझना मेरी बात को, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज z। मैं अगर इस फंक्शन को z तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो एरिया मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में क्या किया गया है कि इस नॉर्मल फंक्शन को लेकर z की अलग अलग वैल्यू पे, इस पूरे कर्व में z का अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगा। कुछ z आपको यहाँ पे कुछ और मिलेगा, यहाँ पे कुछ और, 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 बीच में यहाँ पे आपको z जो है 50-50% एरिया दे देगा। लेकिन अलग अलग पॉइंट पे z की अलग अलग वैल्यू है, और अलग अलग पॉइंट तक अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एरिया अंडर द कर्व अलग अलग आएगा, और एरिया ही आपको बताएगा प्रोबेबिलिटी। तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है उसमें z के इस अलग अलग पॉइंट तक जो इंटीग्रेशन करके प्रोबेबिलिटी आती है वो दे दिया रहता है कि फॉर z इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी इज दिस, for z equal to this probability is this, z equal to this probability is this। फंक्शन को डायरेक्ट पूरा इंटीग्रेट करके आपको आंसर दे देता है, अलग से आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। तो कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पूछ देगा कि बेटा 53 डे आपको बता देगा कि एक्सपेक्टेड टाइम है, 61 डे पे आप चेक करिए कि इस प्रोजेक्ट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। होने का बोलेगा तो आपको 61 के लेफ्ट हैंड साइड का एरिया निकालना पड़ेगा। आपको ये भी बोल सकता है कि ये बताओ कि 61 डे पे ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको होने का निकाल के 1 में से माइनस करके निकालना पड़ेगा नहीं होने का। पर ये सब जानकारी निकालने के लिए पहले आपको z निकालना पड़ेगा। आपको TD की जगह 61, TE की जगह 53 और इस पूरे प्रोसेस का सिग्मा p निकालना पड़ेगा। उसको पुट करके आप z निकालोगे, तब जाके ही मेरे भाई, तब जाके मेरे भाई आपका z आएगा, और उस z के हेल्प से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट देखोगे और वहां से प्रोबेबिलिटी पता कर पाओगे। आई होप कि जितना मैंने आपको अभी बताया है, जितना अभी समझाया है, ये सारी चीजें आपको क्लियर कट समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन करेंगे तब जाके आपको पिक्चर ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो पाएगी। यस सर। किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। एनीबॉडी, एनी डाउट? इसका मतलब सर टाइम जो z है वो प्रोजेक्ट के बीच में प्रोबेबिलिटी बताएगा आपकी, है ना, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। मतलब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क कर चुके हो, उसके बाद क्या चांसेस हैं कि आप उतना कंप्लीट कर लोगे। तुम बिल्कुल गलत समझ गए, तुम बिल्कुल गलत समझ गए। मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें एक्टिविटी का मैं 3 टाइम लेके चला था, वहां से एक एक्सपेक्टेड टाइम निकाला, उस एक्टिविटीज के एक्सपेक्टेड टाइम को यूज करके पूरे प्रोजेक्ट का एक एक्सपेक्टेड टाइम निकाला। तो मेरे को पता चला कि वो एक्सपेक्टेड टाइम 53 डे है। मैं कह रहा हूं कि 53 डे पे पॉसिबिलिटी प्रोजेक्ट के होने की सबसे ज्यादा है, बट वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी भी सिर्फ 50% है, क्योंकि यार वो काम हो सकता है 53 डे पे खत्म हो जाए, हो सकता है ना हो। तो मैंने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 50% मान लिया है 53 डे पे होने ना होने की। अब कोई मेरे से बोलता है कि यार तुम्हारा प्रोजेक्ट 53 डे पे हो जाएगा क्या, कितना चांसेस है? मैं बोलूंगा 50% चांस है। लेकिन कोई मेरे को बोलेगा एक बात बताओ कि तुम्हारा प्रोजेक्ट 53 डे पे 50% श्योर हो, मैं तुमको एक काम करता हूं 70 दिन देता हूं, 70 दिन देता हूं, मेरे को तुम बताओ कि 70 दिन पे तुम कितना श्योर हो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं ये 61 की जगह 70 पे चेक करूंगा, 70 पे चेक करूंगा, समझना मेरी बात को, तो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया बढ़ जाएगा। ये एरिया मेरे को कैलकुलेट करना है, होने का एरिया, क्योंकि यार किसी काम को अगर मैं 53 डे पे 50% श्योरिटी के साथ कंप्लीट कर रहा हूं, कोई मेरे को 17 दिन ज्यादा दे रहा है, 70 कर दे रहा है उस समय को बढ़ा के, तो मेरा तो उस काम को करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना चाहिए ना।
तो वो जो प्रोबेबिलिटी है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो मेरे को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कि मैं इस फॉर्मूले के हेल्प से टीडी की जगह 70 पुट करके जेड निकाल लूंगा, और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में इस 70 वाली जेड की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एरिया देख लूंगा कितना है, वो एरिया मेरे को बता देगा मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब समझ में आया क्या मेरा बात, मैं जो समझाना चाह रहा था? हाँ सर। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. चलिए चलिए, तो एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बस एक ही जल्दी से। दिक्कत है। हैं? हेलो। हेलो। हाँ बोलो। चलिए जल्दी से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। कंसिडर अ नेटवर्क ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। कंसिडर अ नेटवर्क ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। कंसिडर अ नेटवर्क ऑफ फॉलोइंग activities इसको नोट करते चलेंगे फटाफट, है ना? ये नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है? एक प्रोजेक्ट में ये सारी एक्टिविटीज दिया हुआ है। हर एक्टिविटी का 3 टाइम दिया है, टी नॉट, टी एम, टीपी। आप लोगों को ये टी एम, टी नॉट, टीपी यूज करके सबका टी निकालना है, और उसके बाद ये जो टी की वैल्यू आपकी आएगी, इस टी को यूज करते हुए एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है, उसका क्रिटिकल पाथ निकालना है, और उसका मेरे को आपको टीईपी बताना है, प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कितना है। ठीक है? यहां तक का काम आप लोग करेंगे, जल्दी से चालू हो जाइए। तीस प्लस 18 54।
28 प्लस 8 36 प्लस 4 40 6.66 68 88 17 60 40 प्लस 20 है 40 प्लस 20 भाई माइक ऑफ कर ले।
सर टी आ गया, अब क्या करना था? जेड निकालना था। उस टी को यूज करो और नेटवर्क डायग्राम बनाओ। ठीक है। सपोज करो यहाँ पे तुम लोगों का टी आ गया, ये 6 9 12 का, यहाँ पे 9 आ गया, ये 4 7 8 का कितना आया? 6.66। 6.66 आ गया। तो ये जो टी निकाले हो ना, नेटवर्क डायग्राम बनाओगे तो एक्टिविटी 1 2 में टाइमिंग 9 ले लेना, यहाँ 1 5 की टाइमिंग 6.6 ले लेना, और उस टाइम से पूरा क्रिटिकल पाथ एनालिसिस कर दो। अच्छा सुनो यार, एक काम करो, आज इसके आगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, है ना? कल की क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। पूरा टी निकाल के रखो, नेटवर्क डायग्राम बना के रखो, और पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकाल के रखो। इसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल की क्लास के स्टार्टिंग में 10 मिनट में डिस्कस करूंगा, और फिर हम लोग फोरकास्टिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? सो आई एम स्टॉपिंग द क्लास हियर। यस सर। है ना? अच्छा, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस शीट अभी नहीं दिया था ना? नहीं सर। आज आप लोगों का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आज आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इन हाउस गेट वाला, उसमें वो प्रैक्टिस शीट जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है? तो अब आप लोगों को उस प्रैक्टिस शीट में क्या रहेगा कि सारे के सारे चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे आपको मैंने इन्वेंट्री कंट्रोल करा दिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करा दिया, तो मैंने इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबकी उसमें प्रैक्टिस शीट दे रखी है, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इस टाइप से। और वो जो क्वेश्चंस है ना, वो गेट में आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, मेरे द्वारा अलग अलग सोर्सेस से खोजे गए, कुछ खुद बनाए गए क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैंने प्रैक्टिस शीट के एंड में दिया है। सिर्फ आंसर की नहीं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे जैसे आपकी क्लास से प्रोसीड करते जाएंगी, मैं जैसे जैसे यहाँ पे टॉपिक्स एंड करता जाऊंगा, आपको प्रैक्टिस शीट लेनी है और उसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस बनाने हैं। जहां फंसोगे वहां पीछे सॉल्यूशन देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना। इस तरीके से जैसे जैसे क्लास यहाँ पे प्रोग्रेस होगी, प्रैक्टिस शीट खत्म करते करते आप भी उसको खत्म करते चले जाएंगे, और इस तरीके से एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल आपकी पूरी होलसम तैयारी हो जाएगी इंडस्ट्रियल की। ठीक है? ये वाला अप्रोच हम लोग लेकर चलेंगे। तो आज मैं थोड़ी देर में अभी वो प्रैक्टिस शीट शेयर कर दूंगा। अगर मेरे ध्यान से उतर गया तो मेरे को एक बार रिमाइंड जरूर करा देना कि सर आप शेयर कर दीजिए। ठीक है? तो कल मिलते हैं फिर मॉर्निंग में 7:50 को। यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर, वो कार्ड बोलो, बोलो। सर कल कल आपने सर क्वेश्चन दिया था सर, उसको थोड़ा डिस्कस करना था। सर 53 आ रहा है क्या सर वो टाइम? हाँ हाँ 53 ही आ रहा है, 1 मिनट ना। कल मैंने क्वेश्चन दिया था। हाँ सर अच्छा, वो 4080 वाला। हाँ सर। हाँ बताओ उसमें क्या हो गया? सर 80 नहीं आ रहा सर, 60 तक पहुंच रही है सर गाड़ी। नहीं यार, 4060। 4080 आएगा। तू कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा है, तूने कोई कॉस्ट स्लोप गलत निकाला होगा। नहीं सर, वैल्यू सबकी सेम सेम है, वो चेक कर ली थी कल। 4080 आ रहा है। एक काम करना, मेरे को व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट शेयर कर देना अपने सॉल्यूशन का, मैं तेरे को बताता हूँ सेपरेटली। ये मेरा नंबर है, अगर नहीं है मेरे पास तो 4080 निकालो। दिस इज माय नंबर 9630520016। मेरे को शेयर करना अपना सॉल्यूशन, ठीक है?